एक दौर आपका था और एक दौर एथलेटिक्स का आज का है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की सुविधाएं अगर आपके दौर में होती तो नतीजा क्या होता। हम उस समय स्पोर्ट करते थे तो 15 रुपए रोज की डाइट थी, आज 550 रुपए रोज की है। यदि ये सुविधाएं होती और इस तरह के कोचेज होते तो पहले के लोगों में कोच और खिलाड़ियों में डेडिकेशन था और राष्ट्र के प्रति समर्पित। अब सुविधाएं बहुत हैं, कोच इतने सिंसियर नहीं, लड़का भी इतना सिंसियर नहीं है। अच्छा, उस समय ये हालात थे कि हमारे पास जूता नहीं है तो जूते के लिए हमें चंदा करना पड़ा। हमें $1 एक दिन का $1 मिला था, पहली दफे शुरू हुआ था तैरानी एशियन गेम्स में। तब क्या भारतीय टीम की तरफ से कोई किट वगैरह यहाँ से नहीं मिलती थी या वो इतनी घटिया होती थी कि उनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते थे? घटिया भी थी। दूसरा, तेहरान एशियाई खेल में गए और पहली बार डिकैथलॉन में भारत ने उसमें स्वर्ण पदक जीता, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा था? और एशिया रिकॉर्ड बनाया था, तो उस समय आपको किसने आपको कड़ी फाइट दी थी? पहले 70 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे जापान के ओनिजुका जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और हमारा उनके साथ कंपटीशन हुआ था। 2 दिन हैवी रेन होती रही, उसी में कंपटीशन लड़ते रहे हम लोग। और आपके ही दौर में आपसे कुछ सीनियर रहे होंगे पान सिंह तोमर, बड़े एथलीट रहे। परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें डाकू बनना पड़ा। बात उनके समर्पण की बात हो रही थी जिसमें आपसे कहा भी गया था, क्या मामला था वो? पान सिंह तोमर बहुत ही शरीफ, बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे खिलाड़ी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें डाकू बनना पड़ा। 2 महीने तक कोशिश करता रहा, उनका पता नहीं मिल पाया मेरे को कहाँ है वो। यदि वो मिल जाते। सितंबर में जो आतंकी घटना हुई थी, फिलिस्तीनी आतंकियों ने जो हमला किया था, ये इतिहास की पहली घटना थी किसी खेलों पे इतने बड़े हमले की, और आप उसके गवाह थे। तो क्या सीन था उसका? इतना अच्छा ओलंपिक था, इतना अच्छा स्पोर्ट्स विलेज बनाया था म्यूनिक में उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, द धुनी शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको खेल और खेल से जुड़ी बड़ी और नामचीन हस्तियों से मिलवाते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। आज हमारे बीच में हैं श्री विजय सिंह चौहान। विजय सिंह चौहान खेल जगत का एक ऐसा नाम है जिसने 70 के दशक में पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आप डिकैथलीट हैं। डिकैथलीट का मतलब वो जो एथलेटिक्स की डिकैथलॉन स्पर्धा करता है, और डिकैथलॉन स्पर्धा वो होती है जो सबसे कठिन मानी जाती है। इनमें 10 इवेंट होते हैं। 10 इवेंट यानी 4 दौड़ के, 3 जंप के और 3 थ्रो के। इन स्पर्धाओं के अंक होते हैं और जो सबसे ज़्यादा अंक हासिल करता है वो विजेता बनता है। तो इसी डिकैथलॉन के चैंपियन हमारे एशिया चैंपियन विजय सिंह चौहान जी हैं। आपने तेहरान एशियन गेम में 7,352 अंकों का एक रिकॉर्ड बनाया था, जो अरसे तक एशिया और नेशनल रिकॉर्ड रहा। आपने म्यूनिक ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां आपने 7,578 अंक बनाए, वो भी एक नया रिकॉर्ड था। मनीला एशियन चैंपियनशिप 1973, जहाँ पे आपने स्वर्ण पदक जीता, ये भी नए रिकॉर्ड के साथ जीता। इसके अलावा तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, तमाम राष्ट्रीय चैंपियनशिप हैं जहाँ पे आपने स्वर्ण पदक जीते। और म्यूनिक ओलंपिक में जो आपने परफॉर्म किया, उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिने चुने एथलीट हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश के तब थे। तो ऐसी शख्सियत विजय सिंह चौहान। हाँ, प्रशासनिक अनुभव भी, आप उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक रहे हैं, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज और देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। उसके बाद तमाम खेल की ऐसी समितियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे बीच में हैं। मैं विजय सिंह चौहान का स्वागत करता हूं। सर नमस्कार आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो हम आपसे सीधे बातचीत पे आते हैं कि एक दौर आपका था और एक दौर एथलेटिक्स का आज का है। आपके समय का जो दौर था, वहाँ पे सिर्फ एक हौसला होता था, ताकत होती थी, जज्बा होता था। सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था। ट्रैक सूट भी आए थे, कॉटन के ट्रैक सूट लोग पहनते थे, लंबी, मेरे ख्याल से उस समय
एक ही स्पाइक्स बनाने वाले इंडिया में थे, रतन, उनकी स्पाइक्स चलती थी। वहीं से एक नेकर आती थी जिन्हें पहन के आप लोग दौड़ते थे। न फूड सप्लीमेंट था उस समय, न कुछ था, सुविधाओं की कमी थी, और पूरे देश में एथलेटिक के सिंथेटिक ट्रैक भी नहीं थे। ऐसे समय में आप लोगों ने की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की सुविधाएं अगर आपके दौर में होती तो नतीजा क्या होता? आपका कहना ठीक है। यदि ये सुविधाएं होती और इस तरह के कोचेज होते और फूड सप्लीमेंट होता, हम उस समय स्पोर्ट्स करते थे तो 15 रुपए रोज की डाइट थी। जी जी। आज 550 रुपये रोज की है। दूसरा, नेशनल कैंप में। नेशनल कैंप में। दूसरा, जब हम NS पटियाला में बैरिक में हमको रहने को मिलता था, दरी पे लेटते थे। और अपनी गर्मी, बेडिंग ले जाते होंगे। हाँ, और गर्मी होती तो छत पे लेटते थे। हम्म। 2 पंखे बैरिक में लगे होते थे, बहुत ऊपर होते थे, वो दिखाई देते थे चल रहे, पर उनकी हवा नीचे तक नहीं आती थी। न कोच एक्सपर्ट थे तने जानकार जो वर्तमान में हैं, और न सुविधाएं थी उस समय। टाटा में जब हमने एशिया रिकॉर्ड तोड़ा था, और म्यूनिक में भी, तो उस समय तक टाटा में 400 मीटर का ट्रैक भी नहीं था हमारे पास, मिट्टी का ट्रैक भी नहीं था। अच्छा, कैसा केवल था एक ट्रैक था? फुटबॉल का फील्ड था, वह केवल उसी के किनारे किनारे उसी चक्कर के लगते किनारे थे। दौड़ते थे रहे। और या हमारे यहाँ से सोन नदी एक, जो कि 8-9 किलोमीटर दूर है, जंगल जंगल दौड़ते दौड़ते जाते थे, उस नदी में सैंड रनिंग करते थे, हाँ। या हिल रनिंग करते थे। पहाड़ है टाटानगर जी में, जी 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 जी। तो वो करते थे। मतलब आज जैसे जिम की सुविधाएं नहीं थी, और उस समय जो लेग स्टैंड या इंडोरेंस की ट्रेनिंग होती थी, हमें वहाँ प्राकृतिक चीज़ों की इस्तेमाल करके करते, जैसे सैंड रनिंग हो गई, या जुते हुए खेत होते थे, या थोड़ा छिछले पानी में रनिंग हो गई, हाँ, या कहीं हिल मिल गई, ऐसे ही हम लोग स्टैंड बढ़ाते थे। क्योंकि आप स्वयं 5,000 मीटर के दौड़ते रहे हैं राष्ट्रीय स्तर तक, तो आप खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें मालूम है कि किस तरह से सैंड रनिंग, किस तरह से हिल रनिंग होती थी। तो वास्तव में ये, पर पहले के लोगों में, कोच और खिलाड़ियों में डेडिकेशन था। जी सुविधाएं नहीं थी, पर डेडिकेशन था, और राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। जी जी। अब सुविधाएं बहुत हैं, कोच इतने सिंसियर नहीं, लड़का भी इतना सिंसियर नहीं है। हम्म तो ये समय के साथ गिरावट आई है। हम्म। उस समय समझ लीजिए कि कुछ न होते हुए भी बांस के पोल से हम लोग पोल वाल्ट करते थे। जी जी जी। और म्यूनिक ओलंपिक में तो फाइबर ग्लास से करना था, तो वहाँ फाइबर ग्लास पोल सीखने के लिए हम पैसा देते थे, पर वो कोच नहीं सिखा पा रहा था। हम्म। तो म्यूनिक ओलंपिक के समय वेस्ट जर्मनी ने व्यवस्था की थी, जितने क्वालिफाई हुए थे जी 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 वर्ल्ड के, उनको 6 महीने पहले जर्मनी में रहना, खाना पीना जी सब जी व्यवस्था की थी। जी जी। कोलोन यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते थे, सुबह 8 बजे से 8:30 से 12 बजे तक क्लास हुए। हम्म। तो जब नहीं सीख पा रहे थे, तो मैंने पपानी कोला साहब थे अमेरिका के, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे पोल वाल्ट में, जी जी जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 12, 12:30 से एक आधा घंटा दे देंगे। तो मैं सीधा, खाना नहीं खाता था, टैक्सी लेके, क्लास छूटा वैसे ही सीधे अपने स्टेडियम जाते थे, और वहाँ उनसे आधा घंटा पोल सीखते थे। उसमें हमारे हाथों में छाले पड़ गए थे, खून निकलता था, टेप लगा लेते थे, परंतु हमने 2 महीने में फाइबर ग्लास सीख लिया। और परिणाम ये हुआ कि हमने फिर फाइबर ग्लास से ही म्यूनिक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और ये पहला म्यूनिक ओलंपिक था जो 1936 में जो किया था। उसमें श्री हिटलर साहब ने हम्म। लॉन्ग जंप 200, 100, जेसी ओवेंस थे जेसी नीग्रो, ओवेंस का, हाँ। तो उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया था। जी 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 जी। तो बहुत बाइकाट हुआ था। उसको उसको सप्लीमेंट के लिए ये ऐसा ओलंपिक था कि उसमें वर्ल्ड के सब खिलाड़ियों को सुविधा दी गई थी, और उसमें किया था। तो पहला ओलंपिक था जिसमें कि भारत के किसी डेकैथलिन ने भाग लिया, आज तक कभी और वो आप क्वालिफाई थे? नहीं। हाँ, और वो मैं था। हम्म। और 165 लोग ने भाग लिया जी जी जी, डेकैथलिन में, मुझे याद है, शायद 17वां स्थान आपका और था। उसमें 132 लोगों ने पूरा किया, जी 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 17वां स्थान मेरा था। जी जी जी।
और इंडिया एशिया दोनों रिकॉर्ड बनाए थे हमने। और जिसमें महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति जी ने हमें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो पहले लोगों में डेडिकेशन था, लगन थी, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। अब वो कमी थोड़ी आ रही है। अच्छा, अभी म्यूनिक ओलंपिक की बात चल रही है, हम्म। वो सितंबर में था और एक अजीब सी घटना हुई थी वहीं से। एक वो सितंबर में जो आतंकी घटना हुई थी, फिलिस्तीनी आतंकियों ने जो हमला किया था और उसमें कई 11-12 लोग मारे गए थे। उसमें करीब एथलीट थे, कोच थे और एक जर्मन पुलिस ऑफिसर भी था, और ब्लैक सितंबर का नाम दिया गया था। ये इतिहास की पहली घटना थी किसी खेलों पर इतने बड़े हमले की, और आप उसके गवाह थे। तो क्या सीन था उसका, क्या था, कैसा माहौल था उस समय? एक्चुअली ओलंपिक जब प्रारंभ हुए थे तो उसका ये था कि ये ओलंपिक वर्ष है और इस साल कहीं भी वर्ल्ड में कोई झगड़ा नहीं होगा, बड़ी शांति से रहते थे। और 6 महीने पहले इजराइल के साथ थे, अमेरिका के सब लोग, हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करते थे जर्मनी में, कोलोन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इतना अच्छा ओलंपिक था, इतना अच्छा स्पोर्ट्स विलेज बनाया था म्यूनिक में उन्होंने। सब सुविधाएं थी, हम लोगों को कार्ड मिले थे। उसमें आप पूरी जर्मनी में ट्रेन में और बस में फ्री सफ़र करें, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो 20% आपको छूट मिलती डिस्काउंट थी। मिलता था। बहुत अच्छा था ओलंपिक। पर इत्तेफाक से वो मेरे दोस्त थे, फुटबॉल खिलाड़ी भी और लड़की भी एक थी जो मारी गई, उसमें मारे गए लोग। तो इत्तेफाक से हम लोग साथ साथ थे। और जो म्यूनिक ओलंपिक का विलेज था, खेल गांव, तो उसका और इजराइल के खिलाड़ियों के बीच में एक छोटी सी सड़क थी, उसमें इजराइल के खिलाड़ी रहते, हम इधर रह रहे थे। इत्तेफाक से मेरा ही कमरा उनके बगल में था। और सुबह 5 बजे जो प्लग लगाने आया वीडियो बनाने वाला, तब पता पड़ा कि अटैक हो गया इजराइल के खिलाड़ियों पे। और ऐसे ऐसे तो बहुत बुरा ओलंपिक के लिए कलंक था। बाद में हुआ ओलंपिक कराए जाएं कि न कराए जाएं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखते हुए सब लोगों ने कहा नहीं, ओलंपिक कंटिन्यू रहना चाहिए, खेल बंद नहीं होने चाहिए। तो मुझे आज तक याद है, इतने अच्छे लोग थे इजराइल के कि हम आज तक भूल नहीं पाए उनको। कैसा, अच्छा, इस हमले के बाद कैसा माहौल खेल गांव का या ओलंपिक का या उस समय जर्मनी का रहा? इसके बाद क्या इसके बाद थोड़ा टाइट कर दी थी सिक्योरिटी। पहले फ्री थे, आप जाइए खा खेलिए, बाहर के जितने टॉप अच्छे कलाकार आ रहे थे। परंतु बाद में सिक्योरिटी बहुत टाइट हुई और फिर खेल होते रहे, सिक्योरिटी टाइट रही। जर्मन वालों का भी कोई मुकाबला नहीं उन लोगों का। जी जी जी, मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया इजराइल के समर्थन में थी उस समय। करेक्ट। अब बात करते हैं हम तेहरान एशियाई खेल की। तेहरान एशियाई खेल में गए और पहली बार डिकैथलॉन में भारत ने उसमें स्वर्ण पदक जीता। मेरे ख्याल से 4 स्वर्ण एथलेटिक्स में आए थे। आप थे, शिवनाथ लंबी दूरी में थे 5000 में, और उनका 10,000 में शायद रजत पदक भी था। और टीसी योहानन, जो खेल था उस समय आप लोग गए थे, तो वो जो पहली बार आपने जीता, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा था? और एशिया रिकॉर्ड बनाया था, तो उस समय आपको किस किस ने आपको कड़ी फाइट दी थी उस खेल में, खासकर डिकैथलॉन में? डिकैथलिन में 1972 के बाद अर्जुन अवार्ड मिल गया, तो हमारे इंडिया में सब लोग कहने लगे कि अब अर्जुन। उसके पहले आप मनीला में चैंपियन बन के गए हाँ, थे। तो 73 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड मनीला में था। तो सब लोगों ने बोला अब नहीं जाएगा, तो मैं गया वहाँ पे। और जो पहले 70 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे जापान के ओनिजुका जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और हमारा उनके साथ कंपटीशन हुआ था। 2 दिन हैवी रेन होती रही, उसी में कंपटीशन लड़ते रहे हम लोग। डिकैथलन में ऐसा होता है, एक बार स्टार्ट हो गया तो बीच में आइटम नहीं रोका जाता है। उसमें हमने एशिया रिकॉर्ड बनाया, तो वहाँ मुझे आयरन मैन ऑफ एशिया के खिताब से वो किया। इसके बाद जापान वालों ने उस खिलाड़ी को सीधे अमेरिका भेज दिया था कि आप वहीं ट्रेनिंग करें और सीधे फिर तेहरान एशियन गेम्स में आएँ। तो वो एशियन गेम्स में अमेरिका से सीधे आए थे
बहुत पूरी तैयारी के साथ, और हम दोनों लोग एशिया रिकॉर्ड बना रहे थे। केवल फर्क ये था कि लास्ट आइटम 1500 मीटर बचा था, तो यदि उसमें हम जापान वाले से 80 मीटर आगे आते हैं तो एशिया रिकॉर्ड मेरे नाम होगा, जी जी, और 80 से कम रहते हैं तो एशिया रिकॉर्ड जापान वो के अंकों का धावक खेल के होता है नाम। टाइमिंग के हिसाब से। हाँ, हाँ। तो इत्तेफाक है, माँ भगवती की कृपा है कि उन्होंने मदद की मेरी, और जब मैंने दौड़ 1500 पूरी की तो देखा जापान वाला 150 मीटर पीछे आ रहे थे, तो एशिया रिकॉर्ड हमारे नाम हुआ। और 8 दिन तक भारत को कोई मेडल नहीं मिला था, तो मेरा पहला मेडल था नया एशियन गेम्स 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए। तो जब ये सूचना श्री JRD टाटा साहब को बॉम्बे में मिली तो वो 20 डायरेक्टरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो वो कुर्सी से उछल पड़े, बोला माई बॉय गॉट फर्स्ट गोल्ड फॉर माई कंट्री चौहान। तो जितने टाटा के थे सबने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा इंडियन एम्बेसी में। तो उस समय सिस्टम था कि टाटा का किसी भी डायरेक्टर का कांग्रेचुलेशन आता है तो उसके साथ में 1,001 रुपए का ड्राफ्ट बाद में आएगा। तो ये था। फिर दूसरा हमारे साथ थे, हमारे विभाग में टेलको में TC ओनन, वो पहले आदमी थे जिन्होंने 8 मीटर के 8 ऊपर मीटर लॉन्ग के जंप ऊपर किया। लॉन्ग जंप की थी, उन्होंने भी फर्स्ट इंडियन। एशिया रिकॉर्ड बनाया, नया एशियन गेम रिकॉर्ड 8 का। हाँ, 8 का 8 मीटर पॉइंट 8। इसके बाद TC ओनन थे, वो शिवनाथ सिंह शिवनाथ थे, सिंह। उन्होंने भी एशिया रिकॉर्ड बनाया 5000 मीटर में। फिर चौथा श्रीराम सिंह थे, उन्होंने भी एशिया नया रिकॉर्ड बनाया। तो हम चारों ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया और 4 गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते थे। तो उस समय जो आप कह रहे हैं कि फर्क क्या है, 4 दिन हमें जूता फट गया था तैरान में, नंगे पैर प्रैक्टिस करनी पड़ी क्योंकि पैसा था नहीं। 7 दिन बाद $1 मिला। तो हम TC ओनन, सुरेश बाबू, कुसुम छटवाल जो हमारे हेप्टेथलिन कर थी, ग्वालियर में पढ़ रही कुसुम। थी, हाँ, $7 लेके $21 में जूता लिया। 4 दिन बाद तब मैंने कंपटीशन लड़ा, एशिया रिकॉर्ड तोड़ा, बेस्ट एथलीट एशिया बना। इसके बाद जब दिल्ली में आए तो एयरपोर्ट पे हमें छोड़ दिया, हमारे जो खेल संघ के अधिकारी थे सब लोग चले गए। तो जब मालाएं पड़ी खत्म हुई तो देखा हम अकेले खड़े हैं, कुसुम छटवाल खड़ी अकेली, सब लोग चले गए। तो हमने बोला आप क्यों खड़ी? बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हमने, हमारे पास भी नहीं है। तो हम लोगों ने टैक्सी ली, कुसुम छटवाल के घर गए, हम टैक्सी में बैठे रहे। अच्छा, उस समय ये हालात थे कि हमारे पास जूता नहीं है, हाँ, तो जूते के लिए हमें चंदा करना पड़ा। हमें $1 एक दिन का $1 मिला था, पहली दफे शुरू हुआ था तैरान एशियन गेम्स में। तब क्या भारतीय टीम की तरफ से कोई किट वगैरह यहाँ से नहीं मिलती थी, एक्चुअली या मिलती थी वो उसका स्तर, या वो इतनी घटिया होती थी कि उनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते थे? नहीं, घटिया भी थी, दूसरा खेल संघों पे पैसे नहीं थे, भारत सरकार द्वारा भी पैसा नहीं दिया जाता था। अच्छा। 1970 में जब हम कॉमनवेल्थ गए स्कॉटलैंड, तो 2000 रुपए हमें अपने घर आके गेहूं बेच के हाँ, उनको देने पड़े थे, मतलब किराए के। अपना गेहूं बेचा अपना खेत और में गेहूं अपना कर्ज उतारा। हाँ, तब बाहर हम जा पाए, ओके। क्योंकि उस समय इतना पैसा भारत सरकार भी नहीं देती थी, तो इसलिए खेल संघों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल एक टाइपराइटर होता था, एक मोहर होती थी, बस। अच्छा, जैसे ये होता तो क्या घर में लोग नहीं कहते थे, माता पिता आपके, कि जब आपको कुछ मिलना नहीं, हमें ही सब गेहूं और जायदाद बेच के पैसा लगाना, ऐसा खेल नहीं करना, छोड़ो खेल वेल? क्या ऐसा नहीं कहते थे घर वाले? नहीं, जुनून था उस समय, जुनून हमारे और हौसला जो जुनून था। हाँ, कि देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए। तो घर वाले भी साथ थे, हम लोग भी थे। तो फिर ये स्थिति थी। आज तो आप देखिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल गेम्स के लिए भी, यदि आप मेडल लाते हैं, गोल्ड लाते हैं, तो
75,000, 70,000, सेकंड आते हैं 35,000, फिर 25,000, और ये टीम गेम में तो 35,000, 25,000, 15,000 अब तो बहुत पैसा है, स्कूल हर स्तर पे स्तर पे मेडल पैसा है, कर रहे हर हैं। स्तर पे पैसा है। और अब गार्जियन भी लगा सकता है पैसा, वो भी लगाता है, वो देखता हमारा हाँ, बच्चा आगे बढ़ रहा है तो वो भी पैसा खर्च कर देता है। लेकिन पहले स्थिति ऐसे नहीं थी। पहले क्या था कि एक नारा था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बनोगे नवाब। नवाब। हम्म। अब हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। हम्म। क्यों? अब खेल के माध्यम से अभी हमारे जो भी ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप में जो भी बच्चे जाते हैं उनको इंडिया की टीम में जाने पे 5 लाख मिलते हैं। मेडल जीतने पे करोड़ों रुपए मिल रहे जी हैं। जी, 6 करोड़ तो उत्तर और प्रदेश सरकार ही माननीय दे रही है। मुख्यमंत्री ने हमारे ने सबको नौकरी दे रहे हैं, जो सीधे मेडल विनर गजेटेड है। ऑफिसर। कोई डिप्टी एसपी, हाँ, कोई सीधे तहसीलदार, राजपत्रित नायब, अधिकारी बनिए। हाँ, ठीक। राजपत्रित अधिकारी बना रहे हैं। तो अब बहुत फर्क है, क्योंकि आप देखेंगे कि 35 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, हम्म। उसमें खेलों को वरीयता दी गई है। हम्म। क्योंकि 1993 में न्यूयॉर्क में 70% क्राइम पहुंच गया था। हम्म। उसमें सब लोगों ने कोशिश की अमेरिका की, और सब लोगों ने, क्राइम कम नहीं हो रहा था। हम्म। तो वहाँ पे फिर वहाँ यूनिवर्सिटी के और लोग थे, सबने मिले कि मेयर ने 40,000 लोगों ने योगा और ध्यान शुरू किया, रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। 40 दिन बाद देखा कि 50% क्राइम नीचे आ गया। उस पर फिर यूनिसेफ ने खोज की कि बात क्या है। तो जो खोज की तो पता पड़ा कि यदि आप 1 लाख रुपए खेल और योगा पे खर्च कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए आप चिकित्सा पर बचा रहे हैं। हाँ, अब का मेडिकल का जो मेडिकल बजट पे है वो बचा कम हो जाता है वो, और कि लॉ एंड खेलने ऑर्डर। से हाँ, और योगा से हाँ, आदमी हेल्दी ज्यादा हो रहा है, उसकी करेक्ट। बीमारियां कम हो रही, वो स्वस्थ रह रहा है। उसी को लेके वार्ड ने रिक्वेस्ट की हर कंट्री को कि आप अपने यहाँ स्पोर्ट्स को वरीयता दें, खेल। क्योंकि नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। क्यूबा में तो ये हालत थी कि उस समय उनका 50% बजट केवल मेडिकल पे खर्च होता था। जब फिडल कैस्ट्रो ने सिगार छोड़ी, स्पोर्ट्स कंपलसरी किया, तो देखा उन्होंने कि 20 साल बाद केवल 20% बजट उनका मेडिकल पे हो रहा है खर्च, और उनके नागरिक स्वस्थ बने और ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं। अभी जो हमारा एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सिंग में था, बॉक्सर तो हाँ, खान है। उसको हम लोगों, जब हम गवर्नमेंट इंडिया के एडवाइजर थे, तो उसको हमने भेजा था क्यूबा में। तो उसने फिर ट्रेनिंग करके आया 2 साल बाद, और एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में हमको मेडल दिए। तो अब इसीलिए हर स्टेट को कहा गया है कि आप अपने यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलें, और हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तारा मेरठ में, ध्यानचंद के नाम से मेरठ में यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कर दिया है। अच्छा, जैसे आपने खेल शुरू किया, डिकैथलॉन किया, आपकी इसमें प्रिय स्पर्धा कौन सी? पहले तो शुरू में आप ऐसे ही इवेंट करते होंगे ना, बाद में डिकैथलॉन होगा, तो शुरुआत में कौन से इवेंट आपके थे? ऐसा है कि हमारे गांव में, हम आगरा जनपद में बा तहसील है, चम्बिल घाटी में जैतपुर कला एक ब्लॉक है, वहाँ पैदा हुए। जी जी। वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का ही परिवार वहाँ बटेश्वर में रहता था। हमारे पिताजी भी 7 राजपूत रेजिमेंट में फतेहगढ़ में हवलदार थे। उन्होंने भी लाहौर से पीटी कोर्स किया था। और हमारे गांव में 5 अखाड़े चलते थे उस समय। तो हमारे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, हम भी लड़ते थे, हमारा बड़ा भाई भी लड़ते जी। थे। तो हम लोग, एक जीन्स होती है ना खिलाड़ी की, खिलाड़ियों में एक जो हाँ, जीन्स चले आते हैं वो खिलाड़ी वाले। चली आती, तो वो रहे, फिर लॉन्ग जंप, फिर जेवलिन थ्रो, फिर कुश्ती, ऐसे होते होते आगे बढ़ते गए। फिर जो स्कूल्स में होता था उस समय 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, उनमें भाग लिया। बहुत अच्छी स्कीम थी शिक्षा विभाग के लिए, बच्चों के लिए। उसमें हमने फिर नया इंडिया रिकॉर्ड बनाया जूनियर वर्ग में। किस इवेंट में? ये 3 स्टार होते थे, जिसमें 5 आइटम होते थे: 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 800। तो जब उनमें हमने इंडिया रिकॉर्ड बनाया, तो फिर मैंने देखा कि डिकैथलॉन क्यों न किया जाए,
क्योंकि 10 आइटम है, 5 तो हमारे अच्छे हैं, इंडिया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो फिर हमारी लगन इधर लग गई और फिर हम पहला गोल्ड मेडल जीता था, हम सिल्वर मेडल जीता था पटना में जेवलिन थ्रो में, मध्य प्रदेश नेशनल के। चैंपियनशिप। हाँ, फिर 65 में अपने वर्ग में चंडीगढ़ में जीता जेवलिन में। जी। फिर हमारा एडमिशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में हो गया, जहाँ के हमारे कोच प्रोफेसर करण सिंह, जो कि फर्स्ट एशियन गेम्स के 4x400 मीटर के गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो मेडलिस्ट थे। रिले टीम के थे। तो उन्होंने फिर काम किया हमारे ऊपर काफ़ी। तो फिर 67 से 78 तक हमने कभी भी इंडिया और एशिया में दूसरे स्थान पर नहीं रहे, हम चैंपियन ही रहे। हमेशा नंबर 1 पे रहे। अच्छा, प्री इवेंट का जेवलिन थ्रो आपका था? जेवलिन थ्रो था। कितना जेवलिन किया है मैक्सिमम? एक्चुअली हमने रिकॉर्ड पहले कितना जेवलिन? 65 में 66 में इंटरवर्सिटी पटियाला में हाँ। पहला पार्टिसिपेशन था हमारा, उसी में ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी रिकॉर्ड हमने बनाया जेवलिन में 66.34 हाँ, उस समय मीटर। तो 70-80 पे तो नेशनल गोल्ड मेडल हाँ होता था। करेक्ट। तो 68 में हम इंडिया में सेकंड थे। हम्म। तो उस समय हमारे कोच ने बोला रोज 25 से 50 थ्रो लगाओ। अच्छा, उस समय थ्रो वो जेवलिन वो बांस वाला होता था या एल्युमिनियम का? बांस वाला होता था, एल्युमिनियम एक आध था और बैम्बू का था उस समय। हाँ, बांस वाला ही चलता था हाँ, सीधे। वो ही चलते थे। तो फिर उसमें ज़्यादा थ्रो करने से हमारी एल्बो और कंधा दोनों बेकार हो गए। तो डिकैथलन में हम एक ही थ्रो कर पाते थे जेवलिन का, जो 50 मीटर तक जाता था। फिर 8 दिन तक हम अपने इस हाथ से रोटी नहीं तोड़ पाते थे। ठीक है, मतलब वो जेवलिन करना मजबूरी था, इसलिए हाँ, बस एक थ्रो करते किया। थे। और चूंकि हमारे कोच 400 के थे, उन्हें थ्रोज का आइडिया नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने 50 थ्रो रोज करो। जबकि जेवलिन में 2-3 दिन में आपको 10-20 थ्रो करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस समय भी जैसे इटावा में स्पोर्ट्स कॉलेज है आपका, वहाँ 64 लड़के हैं और एथलेटिक में केवल एक वाक का कोच है। और एथलेटिक में 20 आइटम होते हैं, आप तो खुद एथलीट रहे जी हैं। जी जी जी, कोच एक ही है। कोच वो भी एक पैदल ही चल के हर एक इवेंट वही सिखा रहा है। कम से कम एथलेटिक में एक आइटम, एक जहाँ भी एथलेटिक हॉस्टल है, कॉलेज है, 3-3 कोच होने चाहिए। जंप का अलग, थ्रो का अलग, रेस का अलग, तब काम चलता है। अब इतनी अब टेक्निकल तो चीज है। जो दौर चल रहा है उसमें हर इवेंट का एक नहीं, 2-2 करेक्ट 3-3 कोच होते हैं एक करेक्ट ही इवेंट के। करेक्ट। ठीक है ना? हाँ, अभी क्या है, जो अपना खेल विभाग है, वो जो कोच है वही रनिंग करा रहा है, वही थ्रो करा रहा है, वही हाई जंप करा रहा है ना। बाकी तो सुविधाएं है ही नहीं भाई। अपना जो स्पोर्ट्स हॉस्टल या स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह की टीम देखें तो हॉस्टल हॉस्टल में तो उतने इवेंट ही नहीं होते, वो खाली रनिंग ही कराते हैं। उनके पास सुविधा नहीं है, ना लॉन्ग जंप की है, ना हाई जंप की है, ना स्टीपल की है, ना हर्डल की है। ये सुविधाएं नहीं, बस दौड़ते रहो। करेक्ट। अच्छा सर, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि बीच में हम लोग आ गए इधर। अभी आप बता रहे थे अपना चंबल और बाह का, और आपके ही दौर में आपसे कुछ सीनियर रहे होंगे पान सिंह तोमर, ठीक है ना, बड़े एथलीट रहे। और ये परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें डाकू बनना पड़ा। बात स्टीपल चेस के बढ़िया धावक थे और इंडिया रिकॉर्ड भी था, एशिया भी खेला, एशियन मेडलिस्ट भी रहे पान सिंह तोमर साहब। और आपका उनसे कुछ नज़दीकी मामला रहा है, आप उन्हें जानते हैं कुछ। जैसा कि मुझे बाद में पता लगा था कि उनके समर्पण की बात हो रही थी, जिसमें आपसे कहा भी गया था। क्या मामला था वो पान सिंह तोमर जी का? पान सिंह तोमर उस समय भिंडी जिला था जी मुरैना नहीं था, बाद में मुरैना जिला बना भिंड से। जी जी। भिंड में पढ़े थे वो, भिंड जिले के रहने वाले थे। हम भी चूक भिंड में पढ़े थे। और वो सूबेदार मेजर थे फौज में। जी जी और उनकी बटालियन जब हम टाटा में थे तो वहाँ पे पोस्ट थे। जी तो जी। 2-3 बार वो हमसे मिलने आए। और चूंकि उस क्षेत्र का पहला अर्जुन अवार्ड मेरे को मिला था, इसलिए वो इज्जत देते थे। और पान सिंह तोमर बहुत ही शरीफ, बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे खिलाड़ी, सम्मानित थे। परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें डाकू बनना पड़ा, घर की थोड़ी बंटवारे के लेके। तो यहाँ जो आईजी साहब थे हमारे, महेंद्र, क्या नाम श्री था? महेंद्र सिंह महेंद्र साहब, जी, हाँ। तो उन्होंने मेरे को होली पे बुलाया
हम उनके पीछे ही डालीबाग में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि बदनामी हो रही खिलाड़ियों की, आप जाके उनको लाइए, सरेंडर करा दो। मैंने ठीक है। तो मैं 2 महीने तक कोशिश करता रहा, उनका पता नहीं मिल पाया मेरे के कहाँ है वो। तो यदि वो मिल जाते तो सरेंडर हो जाता। बहुत अच्छे इंसान थे वो समाज के लिए खेलों में बहुत कुछ कर सकते थे। जी जी। इतना अच्छा था, पर अफसोस है कि मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर उस समय पान सिंह तोमर की आपसे मुलाकात या विजय सिंह चौहान जी से मुलाकात हो जाती तो शायद आज वो हमारे करेक्ट बीच में होते बीच में होते। और वो उनका इतना बुरा हश्र ना होता या हाँ, पुलिस की गोलियों से उनकी मौत ना होती। बस मतलब हम पान सिंह तोमर हमारे सामने जिंदा होते। बात सही। ये क्योंकि इतने बड़ा खिलाड़ी था, तो अब वो परिस्थितियां क्या रही उनके डाकू बनने की वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हमने खोया, हम्म। तो इसका तो अफसोस रहता है।